स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। संघर्ष की मिसाल, पिता का साया छूटा, मां ने संभाला घर, फिर भी विशाल ने पास की यूपीएससी। जी हां, कठिन परिस्थितियों में भी सपनों को सच किया जा सकता है। इसका उदाहरण है विशाल। जब बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। आर्थिक तंगी के बावजूद भी मां ने बेटे की पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आने दी। विशाल पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी थे, लेकिन कोचिंग की फीस जुटाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में उनके एक गुरु ने आगे बढ़ करके उनकी मदद की और फिर कोचिंग की फीस भर दी। गुरु के इस सहयोग और फिर अपनी मेहनत के दम पर विशाल ने सिविल सेवा की तैयारी जारी रखी। लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार विशाल ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और अफसर बन गए। जहां उनकी सफलता की कहानी आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं। विशाल बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यही विशाल है जिन्होंने कमाल कर दिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलों पर गिरिराज सिंह ने लगाया विराम। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के चल रही अटकलों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है। जब उनके मुताबिक ऐसी चर्चाएं सिर्फ अफवाह है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार पूरी तरह मजबूत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार स्थिर है और विकास कार्य लगातार जारी है, इसलिए इस्तीफे की खबरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दरअसल हाल के दिनों में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। हालांकि गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद इन अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है और एनडीए की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। चिराग पासवान की शादी पर मां रीना पासवान का बड़ा खुलासा। जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की शादी को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती रहती है। जहां होली के मौके पर उनकी मां रीना पासवान ने इन मुद्दों पर खुल करके बात की है। उन्होंने कहा है कि हर मां की तरह उनकी भी इच्छा है कि जल्द ही बेटे के सिर पर सेहरा बंधे और घर में शहनाई बजे। रीना पासवान ने कहा है कि परिवार में सभी चाहते हैं कि चिराग पासवान शादी कर लें, लेकिन फिलहाल वे राजनीति और फिर काफी काम में व्यस्त हैं। जहां उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा है कि सही समय आने पर खुशी भी जरूर मिलेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान का ध्यान अभी जनता की सेवा और राजनीतिक जिम्मेदारियों पर ज्यादा है। चिराग पासवान की निजी जिंदगी को लेकर के अक्सर लोगों में जिज्ञासा रहती है। हालांकि उन्होंने अब तक अपनी शादी को लेकर के कोई स्पष्ट तारीख या फिर योजना सार्वजनिक नहीं की है। रीना पासवान के इस बयान के बाद एक बार फिर से चिराग पासवान की शादी को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। बिहार की सियासत में भी दिखा होली का रंग, मुकेश सहनी कार्यकर्ताओं संग खेले होली। होली के त्यौहार पर बिहार की राजनीति भी रंगों में सराबोर नजर आई। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न मनाया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पार्टी के कई नेता और फिर समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुकेश सहनी ने होली के मौके पर कहा कि ये त्यौहार भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। जी हाँ, उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी मिलजुल कर के शांति और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाएं। जहां कार्यक्रम के दौरान ढोल नगाड़ों और फिर गीत संगीत के बीच कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान मुकेश सहनी ने राजनीतिक संदेश भी दिया है और कहा है कि जनता के मुद्दों को उठाने के लिए उनकी पार्टी लगातार काम कर रही है। होली के इस आयोजन ने कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह बढ़ाने के साथ साथ राजनीतिक माहौल में भी रंग भर दिया है। कटिहार में खुलेआम चल रही है अवैध महुआ भट्टियां, शराबबंदी पर उठे बड़ा सवाल। जब बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बावजूद भी कई जगह पर अवैध शराब बनाने का मामला लगातार सामने आ रहा है। जहां कटिहार जिले में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है, जहां पर खुलेआम महुआ से शराब बनाने की अवैध भट्टियां चलाने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ इलाके में लंबे समय से अवैध तरीके से महुआ शराब बनाई जा रही है। इससे कानून व्यवस्था और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि यदि शराबबंदी को प्रभावी बनाना है तो अवैध भट्टियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि कानून का सही तरीके से पालन हो सके।
पीएमसीएच के 35 जूनियर डॉक्टरों पर एफआईआर, मंत्री के दखल से मचा हरकंप। जब बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में उस समय हरकंप मच गया जब 35 जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद की गई है। इस खबर के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज और फिर स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार जूनियर डॉक्टरों पर ड्यूटी से लापरवाही और फिर अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित करने जैसे मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस कदम से डॉक्टरों के बीच नाराजगी भी दिखी जा रही है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और फिर अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और आगे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। तेज प्रताप यादव ने कुर्ता फार अंदाज में खेली होली, पार्टी दफ्तर में दिखा रंगों का जश्न। जहां होली के मौके पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपने अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जमकर की होली खेली है। इस दौरान उनका कुर्ता फार अंदाज होली चर्चा का विषय बन गया है। जब कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, जब सभी ने रंग गुलाल के साथ ढोल नगाड़े पर नाचते हुए होली का जश्न मनाया। तेज प्रताप यादव ने भी कार्यकर्ताओं के साथ खूब मस्ती की और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं और इस बार भी उनका होली मनाने का तरीका चर्चा में आ गया है। जब पार्टी दफ्तर में रंगों और फिर खुशियों का माहौल देखने को मिला है, जिनकी तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बिहार के हर जिले में खुलेंगे नारकोटिक्स थाने। जब बिहार में नशे के कारोबार पर लगातार लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। जब बिहार के हर जिले में अलग से नारकोटिक्स थाने खोले जाएंगे ताकि ड्रग्स के नेटवर्क पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। इस फैसले के बाद नशा तस्करों पर शिकंजा कसने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इन विशेष थानों में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी जो नशीले पदार्थों की तस्करी और फिर अवैध कारोबार पर नजर रखेंगे। इसके जरिए ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ तेज और फिर प्रभावी कार्रवाई की योजना बनाई गई है। यह सरकार का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने और फिर अपराध पर नियंत्रण के लिए ये पहल जरूरी है। नारकोटिक्स थाने खुलने के बाद राज्य भर में ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी और कानूनी व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। राज्यसभा को लेकर के अटकलें तेज, चिराग पासवान ने दिया साफ बयान। जय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर के चल रही अटकलों के बीच चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह की चर्चाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और फिलहाल ऐसी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। चिराग पासवान ने कहा है कि राजनीति में कई तरह की अटकलें लगती रहती है, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा न हो तब तक किसी भी खबर को सच नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की राजनीति में स्थिरता बनी रहनी चाहिए और विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर दरअसल पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि अब तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, जिससे सियासी हलकों में अटकलों का दौर जारी है। रेलवे परीक्षा में मुन्ना भाई का खेल उजागर, 1.5 साल बाद ऐसे पकड़ा गया आरोपी। जहां रेलवे की नौकरी पाने के लिए बिहार के एक युवक ने हैरान कर देने वाला तरीका अपनाया है। जहां उसने अपनी जगह किसी और से परीक्षा दिलवाई है और फिर इसके लिए गूगल से बनाई गई हाइब्रिड फोटो का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, नौकरी मिलने के बाद वे 3 अलग अलग जगहों पर काम भी करता रहा। जब बताया जा रहा है कि आरोपी ने फर्जी पहचान और फिर तकनीक की मदद से परीक्षा सिस्टम को धोखा दिया है। यह शुरुआत में उसकी चालाकी पकड़ में नहीं आई है और वह नौकरी करता रहा, लेकिन बाद में दस्तावेजों की जांच और फिर बायोमेट्रिक मिलान के दौरान गड़बड़ी सामने आ गई है। करीब 1.5 साल बाद जांच में पूरा मामला खुल गया है और फिर आरोपी की पहचान हो गई है। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर से भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार में मनाया जाएगा महिला रोजगार दिवस। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसरों को जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य के विभिन्न जिलों में इसके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और फिर रोजगार से जोड़ने की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सफल महिला उद्यमी और फिर जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना राज्य के विकास के लिए बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से महिला रोजगार दिवस के माध्यम से अधिक महिलाओं को रोजगार और फिर उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाएगा।
भ्रष्टाचार पर विजिलेंस का बड़ा एक्शन, 2 महीने में 28 लोक सेवक गिरफ्तार। जी हां, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 2 महीने के दौरान बिहार में 28 भ्रष्ट लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी और फिर कर्मचारी शामिल है। विजिलेंस की कार्रवाई ज्यादातर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले में हुई है। या कई मामलों में शिकायत मिलने के बाद ट्रैप बिछाया गया और अधिकारियों को रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया गया है। इससे सरकारी दफ्तरों में हरकत मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जब लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो फिर उसकी शिकायत विजिलेंस ब्यूरो से करें ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बकाया बिजली बिल नहीं चुकाया तो कटेगा कनेक्शन, होली के बाद शुरू होगी कार्रवाई। जब बिहार में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी खबर जारी की गई है। जब बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि होली खत्म होते ही बकाया बिल वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है उनका कनेक्शन काट दिया जा सकता है। जब विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में यानी कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता है जिन पर बिजली का काफी बिल बकाया है। इसी को देखते हुए बिजली कंपनियों ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। इसके तहत घर घर जाकर के बकाया बिल की वसूली की जाएगी और फिर भुगतान भी करने पर कार्रवाई की जाएगी। जहां बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर रहते अपना बकाया बिल जमा कर दें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। विभाग का कहना है कि अभियान का उद्देश्य बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाना और फिर राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है। शिक्षा विभाग का कर्मचारी निकला धनकुबेर, घर से 47,50,000 रुपये नगद बरामद। जी हाँ, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी अचानक सुर्खियों में आ गया है। यह छापेमारी के दौरान उनके घर से 47,50,000 रुपये नगद बरामद किया गया है। जी हाँ, जिससे पूरे विभाग में हरकत मच गया है। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद जांच एजेंसियां भी हैरान रह गई कि आखिर एक शिक्षा विभाग के कर्मचारी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में रकम कैसे की रकम जमा पकड़ा गया है और इतनी बड़ी रकम कैसे वो जमा किए हैं। मामला बिहार के बेतिया जिला से सामने आया है जहां पर इस तरह की कार्रवाई की है। जहां इस कार्रवाई से पूरे जिले में पूरे विभाग में हरकत मच गया है। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद जांच एजेंसियां भी हैरान है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। अधिकारियों की टीम ने जब घर की तलाशी ली तो फिर वहां से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और क्या ये आय के अज्ञात स्रोता से अधिक है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और संबंधित कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। यदि जांच में गड़बड़ी या फिर भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए मौका, डेयरी यूनिट लगाएं और पाएं सरकारी सब्सिडी। जी हाँ, बिहार में बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए स्वरोजगार का एक अच्छा अवसर सामने आया है। सरकार डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता और फिर सब्सिडी दे रही है ताकि लोग खुद का रोजगार शुरू कर सके और फिर अपनी आय बढ़ा सके। इस योजना के तहत गाय या फिर भैंस पालने के लिए डेयरी यूनिट लगाने पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही बैंक के माध्यम से लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है जिससे पशुपालन का काम करना आसान हो सके। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और फिर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और फिर किसानों की आमदनी बढ़ाना है। पुराने दस्तावेज के अनुवाद पर लगेगा कैथी टैक्स, सरकार के फैसले पर उठे सवाल। जी हाँ, बिहार में पुराने दस्तावेजों के अनुवाद को लेकर के नया नियम लागू होने के बाद विवाद हो गया है। जब बताया जा रहा है कि अब कैथी लिपि में लिखे पुराने दस्तावेजों का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट कराने के लिए लोगों को प्रति पेज पैसे देना होगा। इस फैसले को लेकर के विपक्ष और फिर आम लोगों की ओर से सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक कई पुराने जमीन और फिर राजस्व से जुड़े कागजात कैथी लिपि में लिखे हुए हैं। इन्हें समझने और फिर सरकारी प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के लिए अनुवाद की जरूरत पड़ती है। इसी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने शुल्क तय करने का फैसला किया है। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले को जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया है। उनका कहना है कि पहले से ही लोग जमीन से जुड़े मामलों में परेशान रहते हैं और अब अनुवाद के नाम पर उनसे अतिरिक्त पैसे लिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पटना में बीजेपी का कुर्ताफार अंदाज में होली का जश्न, राम खेले होली पर झूमे नितिन नवीन। जी हाँ,
होली के मौके पर पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान राम खेले होली गीत पर कार्यकर्ता और फिर नेता रंग गुलाल के साथ झूमते नजर आए। यह कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी शामिल हुए। होली मिलन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाया और ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते हुए त्योहार की खुशियां मनाई। माहौल पूरी तरह से रंगों और फिर उत्साह से भरा हुआ दिखाई दिया। यह कार्यक्रम में नितिन नवीन ने भी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और फिर सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे और पूरे जोश के साथ होली का जश्न मनाया गया। सिल्वर ने तोड़े रिकॉर्ड, चांदी की कीमत 3 लाख के पार। जी हां, चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। बाजार में सिल्वर ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए कीमत 3 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी और फिर निवेशकों की बढ़ती मांग के कारण चांदी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और फिर औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी की कीमतों में तेजी आई है। सोने के साथ साथ चांदी को भी सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए निवेशक बड़ी मात्रा में इसकी खरीद कर रहे हैं। इसका असर देश के विभिन्न शहरों के बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों को बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल चांदी की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों और फिर व्यापारी दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। निशांत कुमार की सियासत में एंट्री पर आरजेडी का बड़ा बयान। दरअसल बातें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की संभावित राजनीतिक एंट्री को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वे नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसलिए उनके राजनीति में आने का फैसला उनका निजी मामला है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है, लेकिन जनता ये जरूर देखती है कि नेता किस तरीके से काम करता है। उन्होंने इशारों में परिवारवाद की राजनीति पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे अहम होता है। दरअसल हाल के दिनों में निशांत कुमार को राज्यसभा भेजे जाने और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे ने बिहार की सियासत में बहस को और तेज कर दिया है। स्कूली छात्रों को मिलेगी जेईई नीट की तैयारी, हर ब्लॉक में खुलेंगे मॉडल स्कूल। जहां छात्रों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। इसके तहत स्कूली छात्रों को जेईई और नीट जैसे परीक्षाओं की तैयारी स्कूल स्तर पर ही कराई जाएगी। इसके लिए हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल शुरू करने की योजना बनाई गई है। इन मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को विशेष कोचिंग, बेहतर शिक्षण संसाधन और फिर अनुभवी शिक्षकों की सुविधा दी जाएगी। इससे ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों को भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी का मौका मिल सकेगा। जब सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रभावशाली छात्रों को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर मिलेगा, जैसे छात्रों को महंगी कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे अपने ही क्षेत्र में रहकर के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिकों को ऑक्सफोर्ड से सम्मान, कीट नियंत्रण पर शोध की सराहना। जब बिहार के मुजफ्फरपुर के एक वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। जब फसलों में कीट नियंत्रण को लेकर के किए गए उनके महत्वपूर्ण शोध यानी कि रिसर्च के लिए उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। जब बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करने के नए और प्रभावी तरीके से विकसित किए हैं, जिससे किसानों को फसल की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी और उत्पादन भी बढ़ सकेगा। उनके इस रिसर्च की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के रिसर्च से खेती को आधुनिक और फिर अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पवन सिंह की सीट से चुनाव लड़ेंगे खेसारी लाल यादव, बयान से बड़ी चर्चा। जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर के बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि पवन सिंह की सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर खेसारी लाल यादव को दिया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के खेसारी लाल यादव ने एक बाहुबली नेता से मुलाकात भी की है। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़ करके अपनी बात रखी और साफ कर दिया है कि वे राजनीति को आने को लेकर के सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने बिहार की राजनीति और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। हाईटेक खेती में सारण जिला दूसरे स्थान पर, किसान अपना रहे नई तकनीक।
जब बिहार में खेती के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। नई तकनीक और आधुनिक तरीकों को अपनाने में सारण जिला राज्य में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ के किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ हाईटेक खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार ड्रिप सिंचाई, आधुनिक बीज, पॉली हाउस और फिर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के कारण किसानों की पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों की आय भी बढ़ रही है और खेती को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। यह रिपोर्ट के मुताबिक हाईटेक खेती के मामले में बिहार में पहला स्थान नालंदा जिला का है, वहीं पर सारण दूसरे नंबर पर है। जब कृषि विभाग का कहना है कि नई तकनीकों को अपनाने से खेती में बड़ा बदलाव आ रहा है और आने वाले समय में और भी जिलों के किसान इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी जैसा विकास कोई नहीं कर सकता है। जब बीजेपी जैसा विकास कोई कर ही नहीं सकता है, मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी की विकास करने का जो तरीका है, जो अंदाज है, जिस तरह से वे विकास का काम करते हैं, उस तरह से मुझे लगता नहीं कि कोई और करता होगा, कोई भी पार्टी करता होगा। जी हाँ, अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर बंगाल चुनाव होने वाले हैं और बंगाल चुनाव में किशनगंज से सटे इस्लामपुर है और इस्लामपुर को स्वर्ग बनाया जाएगा बीजेपी की अगर सरकार बन जाती है तो बंगाल में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किशनगंज से सटे इस्लामपुर को अब ईश्वरपुर बनाया जाएगा। जी हाँ, यानी कि भगवान के नाम पर ईश्वरपुर बनाया जाएगा। तो इस तरह का विकास शायद ही कोई और पार्टी करता होगा जिस तरह से बीजेपी कर रही है। बीजेपी इस तरह की विकास कर रही है जो दूसरी पार्टी सोच भी नहीं सकती है। यह इस्लामपुर से डायरेक्ट ईश्वरपुर, यानी कि मुसलमान से डायरेक्ट हिंदू, जी हाँ, कहा जाए तो डायरेक्ट भगवान का नाम रखा जाएगा ईश्वरपुर, इस्लामपुर से। अब आप सोचिए, इस्लामपुर जब ईश्वरपुर में बदल जाएगा तो इस तरह के विकास कोई कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात खुद बीजेपी के सबसे बड़े नेता नितिन नवीन कह रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी अक्सर हिंदू मुसलमान करने के नाम पर ही जाने जाती है। जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर लगा देते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर शुरू कर देते हैं हिंदू, जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान सब शुरू कर देते हैं। अब इस बीच बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वे पहले किशनगंज आए, उसके बाद इस्लामपुर गए, वहां पर सभा को संबोधित करते ही विकास की बौछार करती है, जो इस्लामपुर से अब ईश्वरपुर बनाया जाएगा। नितिन नवीन के इस बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपको बता दो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन किशनगंज पहुंचे। सोमवार को उनका हेलीकॉप्टर पोठिया प्रखंड के टीपीझारी साल बागान में उतरा, जहां पर बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दरअसल नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल प्रशासन ने इस्लामपुर में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण उन्हें बिहार के किशनगंज जिले में हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। इसके बाद वे सड़क मार्ग से इस्लामपुर पहुंचे और वहां आयोजित जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में नितिन नवीन ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और आम लोगों के साथ साथ महिलाओं और फिर युवाओं की सुरक्षा भी खतरे में है। ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, जो कि बिहार से आने वाले हैं। और जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि बिहार में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। यहाँ पर लोगों को कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कभी भी मतलब यहाँ पर हत्या मर्डर नहीं हो रही है, न ही लूटपाट की घटना हो रही है, न ही कोई गलत काम होता है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है बिहार में, लेकिन पश्चिम बंगाल में खराब है। जब उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज्य के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि उनकी पार्टी केवल परिवर्तन की बात नहीं करती है, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का काम करती है। उन्होंने दावा किया है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। इस तरीके के नारे लगाए, ऐसा लगता हो कि जैसे कि इस्लामपुर को न्यूयॉर्क सिटी बनाने के बारे में बात कही है। जी, उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने लोगों से सोनार बंगला बनाने का वादा किया था और माँ माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन आज राज्य की स्थिति अलग ही दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की समस्या गंभीर है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सख्त रुख अपनाएगी। वहीं पर नितिन नवीन ने कहा कि बंगाल का ये क्षेत्र कभी बिहार का हिस्सा रहा है और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को बचाने
की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राज्य में परिवर्तन की आग लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है और आने वाले समय में बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने का निर्णय लेगी। इस दौरान पोटिया की टीपीझाड़ी मैदान में उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा नेता सिकंदर सिंह, कौशल किशोर और भी कई सारे लोग नेता मौजूद रहे। दोस्तों, अपना किशनगंज भाईचारे के लिए जाना जाता है। जब किशनगंज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रह रहे हैं। अब जब रमज़ान चल रहा है और उस रमज़ान में जब होली पर्व त्यौहार आया हो तो फिर खुशी दुगनी हो जाती है। जी हाँ, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। रमज़ान माह के दौरान हिंदू भाई बड़े ही सुख शांति से और भाईचारे के साथ होली मना रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। इस दौरान मुस्लिम भाई भी रोज़ा रख रहे हैं। जब होली और रमज़ान साथ में हो तो फिर खुशी दुगनी इसलिए हो जाती है कि कई जगह पर देखा गया है कि इफ्तार के समय होली मिलन समारोह और अफ्तार पार्टी रखा जाता है। इस तरह के कार्यक्रम में मैं भी कई बार शिरकत किया हूं, जहां पर इफ्तार करने के बाद होली खेली जाती है। जी हाँ, किशनगंज में इस तरीके का माहौल है। इफ्तार पार्टी करने के बाद होली खेली जाती है और ये इफ्तार पार्टी या होली मिलन समारोह एक साथ आयोजित की जाती है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों की तरफ से इस चीज़ को रखा गया है। मैं भी कई हिंदू भाई के इफ्तार पार्टी और होली मिलन समारोह में साथ में शिरकत किया और कई मुसलमान भाई के होली मिलन समारोह और इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। बस दुआ यही कीजिएगा कि हमारे किशनगंज को किसी की बुरी नज़र ना लगे, क्योंकि कई लोग मुँह उठाए बैठे हैं कि किशनगंज की शांति को किस तरह से भंग किया जाए। यहाँ पर हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह रह रहे हैं, उनको चुभता है। आज जब किशनगंज में होली का त्यौहार हो रहा है तो इस बार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक लोग रंग और गुलाल के साथ उत्सव मना रहे हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में होली का पर्व इस साल शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। रमजान के बीच होलिका दहन के बाद से ही लोगों ने रंग और गुलाल के साथ होली खेलना शुरू कर दिया था। बुधवार सुबह से ही शहर और फिर ग्रामीण इलाकों में बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक दूसरे को रंग लगा करके त्यौहार की खुशियां बांटते नजर आए। यह शहर के मिलनपल्ली रोड, रोलबाग, गांधी चौक, पश्चिम पाली चौक और डे मार्केट सहित कई प्रमुख इलाकों में सुबह से ही युवाओं की टोलियां रंग खेलती दिखाई दी। जब गली मोहल्लों में बच्चों की मस्ती और फिर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई जगहों पर लोग एक दूसरे को गुलाल लगा करके गले मिलते नजर आए। कई हिंदू भाई मुस्लिम के साथ होली खेलते नजर आए तो कई मुस्लिम भाई हिंदू के साथ होली खेलते नजर आए। यानी कि कहा जाए तो घरों के आंगन और सड़कों पर रंगों की बहार देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पारंपरिक तरीके से होली मनाई जा रही है। कई गाँव में होली गायन की परंपरा निभाई जा रही है, जहाँ पर लोग पारंपरिक गीतों के साथ उत्सव मना रहे हैं। बड़े बुजुर्ग छोटे को आशीर्वाद और उपहार दे रहे हैं। वहीं पर बच्चे पानी में रंग घोल करके राहगीरों पर छिड़काव करते हुए बुरा ना मानो होली है कह के नारे लगा रहे हैं। वहीं पर होली को लेकर के जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से सतर्क था। जिला अधिकारी और फिर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है और फिर असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने पहले ही डीजे बजाने और फिर तेज आवाज में गाने चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, किसी तरीके के विवाद या फिर शोर शराबा ना हो। पुलिस की लगातार गश्त के कारण जिले में माहौल पूरी तरह से नियंत्रित और शांतिपूर्ण बना हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि होली को आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाएं और किसी भी तरह के अफवाहों से दूर रहें। लोगों ने भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया है। कुल मिलाकर के किशनगंज में इस बार होली का पर्व रंग, उत्सव और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर लोगों ने मिल करके त्यौहार की खुशियों को शेयर किया और पूरे जिले को रंगों में से सराबोर कर दिया। दोस्तों, होली के मौके पर किशनगंज में बड़ी कार्रवाई की गई है। 1336 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और 22 डीजे संचालक भी रडार पर हैं। जी हां, होली को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए किशनगंज पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। किशनगंज जिले में 1300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिसमें त्यौहार के दौरान शांति भंग करने की आशंका जताई गई थी। जब पुलिस ने डीजे संचालकों पर भी कार्रवाई की है और साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि होली पर्व को देखते हुए किशनगंज पुलिस ने जिले में व्यापक स्तर पर निवारक कार्रवाई शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कुल 1336 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जब पुलिस के अनुसार
अनुसार इन सभी पर BNSS की धारा 126 के तहत कार्रवाई की गई है, जो उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिनसे त्यौहार के दौरान शांति भंग होने की आशंका होती है। इस कार्रवाई में 22 डीजे संचालक भी शामिल है। प्रशासन ने पहले ही जिले में होली के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। जिसके बावजूद भी किसी तरह के नियम उल्लंघन की आशंका को देखते हुए डीजे संचालकों को चिन्हित करके उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। जब पुलिस का कहना है कि तेज आवाज में डीजे बजने से अक्सर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, इसीलिए पहले से ही सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा BNSS की धारा 135 के तहत 166 व्यक्तियों को बाउंड डाउन किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत उन लोगों से लिखित आश्वासन लिया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार की अशांति या फिर विवाद में शामिल नहीं होंगे। यदि वे शांति भंग करते पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने आगे की निगरानी के लिए CCA 3 के तहत 24 प्रस्ताव और गुंडा एक्ट के तहत 23 प्रस्ताव भी तैयार किए हैं। ये प्रस्ताव उन लोगों के खिलाफ बनाए गए हैं जिनका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या फिर उनके बारे में पुलिस को आशंका है कि वे त्यौहार के दौरान उपद्रव कर सकते हैं। वहीं पर किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जब प्रशासन की प्राथमिकता है कि होली का त्यौहार शांति और सौहार्द के साथ उत्पन्न हो। वहीं पर उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि त्यौहार को भाईचारे और शांति के साथ मनाएं, किसी भी तरह के अफवाह, विवाद या फिर नशे में हुड़दंग से दूर रहें। जब पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि त्यौहार के दौरान शांति भंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर सीमांचल को काट करके अलग राज्य बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे। जब से हमने सीमांचल को अलग राज्य बनाने को लेकर एक वीडियो बनाया है, तब से लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बिहार से सीमांचल को अलग करके अलग राज्य बनाया जाता है तो आखिर कौन कौन से जिले को शामिल किया जा सकता है। तो आपको हम बता दें कि इसमें सीमांचल के 5 जिले शामिल है, वहीं पर बंगाल के 3 जिला है, यानी 8 जिला का अलग राज्य बनेगा। अब फिर से सवाल यह है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के वे कौन कौन से जिले हैं जिसको काट करके अलग राज्य बना सकता है। तो आपको बता दें कि अमित शाह के बिहार दौरे के सीमांचल और फिर बंगाल के कुछ जिलों को काट करके नया प्रदेश बनाने की चर्चा ने देश का ध्यान खींचा है। RJD का दावा है कि यह मुस्लिम वोट बैंक को कमजोर करने की चाल है। जब से अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आए, तब से बिहार की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। जहां अमित शाह के इस दौरे के बीच ये चर्चा चल रही है। वहीं पर RJD के एक विधायक रणविजय साहू ने दावा किया है कि बिहार के सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर के एक नया राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। तो इसमें विपक्षी पार्टियों का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बिगड़ सकता है। यह RJD विधायक रणविजय साहू के अनुसार अमित शाह का ये दौरा महज प्रशासनिक नहीं है। जो उनके अनुसार केंद्र सरकार बिहार के सीमांचल और फिर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को जोड़ कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना पर काम चल रही है। साहू का आरोप है कि इस कदम के पीछे असली मकसद राजनीतिक है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार में RJD का एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित होगा। इन 8 जिलों के बारे में अगर बात की जाए तो इस चर्चा के केंद्र में मुख्य रूप से 8 जिले शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें 5 जिले बिहार के हैं और 3 पश्चिम बंगाल के हैं। जब बिहार की ओर से किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और सुपौल है। इन 5 जिलों का नाम सामने आ रहा है। वहीं पर पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग को इस नए प्रस्तावित क्षेत्र का हिस्सा बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि भौगोलिक रूप से ये सभी जिले एक दूसरे से सटे हुए हैं और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण गलियारों का निर्माण करते हैं। इस पूरी बहस की जड़ इन जिलों की जनसंख्या और फिर धार्मिक आंकड़ों में छिपी है। बिहार का किशनगंज जिला मुस्लिम बहुल है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी लगभग 68% है। वहीं पर हिंदू 31.43% है। पूर्णिया में हिंदू आबादी 60.96% और मुस्लिम 38.46% है। कटिहार में भी स्थिति मिली जुली है। यहाँ पर 68% हिंदू और करीब 31.43% मुस्लिम आबादी है। ये जिला बिहार का वही हिस्सा है जो बंगाल और फिर झारखंड दोनों से कनेक्ट होता है और रेलवे और फिर व्यापार का एक अहम केंद्र भी है। वहीं पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो फिर यहाँ के उत्तर दिनाजपुर में लगभग बराबर की आबादी है। वहीं पर पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की स्थिति सबसे दिलचस्प है। यहाँ पर मुस्लिम 49.92% है और हिंदू यहाँ पर तकरीबन 49.31% है। वहीं पर दक्षिण दिनाजपुर की बात की जाए
तो फिर पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र है। दक्षिण दिनाजपुर में हिंदू 73.55% है, मुस्लिम 24.63% है। ये जिला अपेक्षाकृत हिंदू बहुल है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में हिंदू आबादी अधिक है। वहाँ पर दार्जिलिंग की बात की जाए तो फिर देखिए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का ये जिला है और यहाँ पर बहुधार्मिक पहाड़ी जिला दार्जिलिंग एक अनूठा जिला है। यहाँ पर हिंदू आबादी सबसे अधिक है, लेकिन इसके साथ बौद्ध धर्म और फिर ईसाई धर्म भी व्यापक पैमाने पर यहाँ पर है और चाय बागानों के लिए ये प्रसिद्ध है। और फिर ये जिला पहले से ही गोरखालैंड की मांग को लेकर के राजनीतिक रूप से उबल चुका है। इस जिले को किसी नए राज्य में शामिल करना अपने आप में एक जटिल प्रशासनिक और फिर राजनीतिक चुनौती होगी। अगर इन जिलों को मिलाकर के एक अलग राज्य, अलग प्रशासनिक इकाई बनाई जाती है, अलग राज्य बनाया जाता है, तो फिर इसका सीधा असर राज्यों की विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। विपक्षी नेताओं का मानना है कि इन इलाकों का प्रतिनिधित्व राज्य की विधानसभा से खत्म होने पर सत्ता पक्ष को सीधा फायदा होगा। हालांकि भाजपा की ओर से अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह पार्टी इस दौरे को संगठन की मजबूती और विकास कार्यों की समीक्षा बता रही है। फिलहाल यह मुद्दा एक बड़ी राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है, जिसका भविष्य केंद्र सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन विदेशी भाइयों की जो खुद जल करके दिया की तरह घर को रोशन कर रहे हैं, अपने घर को रोशन कर रहे हैं। यह किशनगंज और सीमांचल के हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग खाड़ी देशों में अपने परिवार, माँ बाप, बीवी बच्चे, वतन छोड़ करके 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 12 से 14 घंटा दूसरे के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। यह सालों साल अपने से दूर रह करके अपने घर परिवार को खुश रखते हैं। किशनगंज और पूरा सीमांचल ये इलाका सपनों से भरा है, लेकिन हकीकत अक्सर इन सपनों पर भारी पड़ जाती है। यह सीमित रोजगार, कम आय और उद्योगों की कमी ने यहाँ के युवाओं को मजबूर कर दिया है कि वे अपने घर आंगन से हजारों किलोमीटर दूर खाड़ी देशों का रुख करें। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देशों में आज सीमांचल, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज और सारण के लाखों लोग मजदूरी, ड्राइविंग, सिक्योरिटी, होटल और फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर इतने सारे लोग क्यों विदेश जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। स्थानीय स्तर पर उद्योग का अभाव है। खेती बाड़ और फिर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहती है। छोटी जोत और बढ़ती आबादी के बीच आमदनी इतनी नहीं हो पाती है कि परिवार का खर्च आराम से चल सके। शिक्षा हासिल करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। ऐसे में युवाओं के सामने विकल्प बचता है विदेश जाना। बेहतर कमाई की उम्मीद उन्हें पासपोर्ट और फिर वीज़ा के लिए लाइन में खड़ा कर देती है। तो आपको बता दूं कि खाड़ी का सफ़र जितना सुनने में चमकदार लगता है, हकीकत उतनी ही कठिन होती है। जब वहाँ पर 12 से 14 घंटा की ड्यूटी है, भीषण गर्मी, तंग कमरों में रहना और परिवार से महीनों दूर रहने की पीड़ा आम बात है। कई बार एजेंटों के झांसे में आकर के लोग कर्ज लेकर के जाते हैं और वहां पहुंच करके कम वेतन या फिर ख़राब हालात का सामना करना पड़ता है। यानी कि कोई दूसरा काम दे दिया जाता है या कोई भी ख़राब काम जो उसके लायक नहीं होता है। वहीं पर पासपोर्ट जब्त होने, वेतन में देरी और कानूनी पेचीदगियों जैसी समस्याएं भी सामने आती रहती है। जब हालिया युद्ध और फिर तनाव ने स्थिति और गंभीर कर दी है। जिन देशों में सीमांचल के हजारों लोग काम कर रहे हैं, वहाँ सुरक्षा को लेकर की चिंता बढ़ गई है। जब फ़ोन की घंटी बजते ही गांव में बैठे माँ बाप का दिल धड़क उठता है और ये कहते हैं कि सब तो ठीक है। जब सोशल मीडिया पर आती खबरें परिवारों की नींद उड़ा देती है, जब वहां पर रह रहे लोग भी असमंजस में हैं, काम बचाए या फिर जान की चिंता करें। कई मजदूरों को आवाजाही और फिर ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें आ रही है। अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इन सब के बीच एक सच्चाई ये भी है कि खाड़ी से भेजी गई कमाई ने सीमांचल के गांव की तस्वीरें बदली है। जी हाँ, पक्के घर बने हैं, बच्चियों की पढ़ाई आगे बढ़ी है, छोटे कारोबार शुरू हुए हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ऐसा दिन आएगा जब किशनगंज और सीमांचल में ही पर्याप्त उद्योग, रोजगार और फिर सुविधा हो ताकि युवाओं को अपने सपनों के लिए प्रदेश न जाना पड़े? यह सीमांचल के हर प्रवासी की आंखों में एक ही सपना है, एक दिन ऐसा आए जब घर की तरक्की घर में ही रह करके हो, जब माँ की दुआ और बेटी की मेहनत के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी ना हो। जी हाँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो पुल दिखाई जा रही है, ये पुल ठाकुरगंज में बन रहा है। जी हाँ, किशनगंज और ठाकुरगंज के लाखों लोगों के लिए ये एक बड़ी और राहत भरी खबर है। जहाँ महानंदा नदी पर बना 111 साल पुराना जर्जर पुल अब इतिहास बनने जा रहा है। 1913 में बना ये ब्रिटिश काल पुल लंबे समय से खतरे और जाम का कारण बना हुआ था, लेकिन अब करीब 61 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर एक नया और मजबूत आरसीसी पुल बनाया जा रहा है। ये पुल न सिर्फ आवागमन को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा। तो आपको बता दो कि किशनगंज तैयबपुर ठाकुरगंज गलगलिया यानी कि KTTG मार्ग पर ठाकुरगंज के पास महानंदा नदी पर लगभग 270 मीटर लंबा नया आरसीसी पुल बन रहा है। ये पुल 1913 में बने पुराने संकरे और फिर जर्जर पुल की जगह लेगा, जो अब काफी कमजोर हो चुका था। भारी वाहनों की आवाजाही और फिर बढ़ते ट्रैफिक के कारण यहाँ पर अक्सर जाम लगता था और दुर्घटना का खतरा बना रहता था। करीब 61 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बन रहा ये पुल आधुनिक तकनीक से तैयार किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद ठाकुरगंज प्रखंड सीधे जिला मुख्यालय से बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर रोजगार के कामों के लिए लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही कठलडांगी से धर्मकाटा चौक तक ठाकुरगंज बाईपास के निर्माण का भी प्रस्ताव है। जहां बाईपास बनने से शहर के अंदर ट्रैफिक दबाव कम होगा और भारी गाड़ियों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुल उनके लिए लाइफलाइन साबित होगा। वर्षों से जिस पुल पर डर के साए में सफर करना पड़ता था, अब उसकी जगह एक मजबूत और सुरक्षित संरचना ले रही है। उम्मीद है कि ये परियोजना सीमांचल के विकास को एक नई दिशा देगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, इस्तीफा देकर के उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि ये खबर कोई ऑफिशियली खबर नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें अभी सामने आ रही है। मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही है। इस तरह की खबर में कितनी सच्चाई है ये KDB लाइव पुष्टि नहीं करती है, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार अब बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। यानी कि एक तौर पर कहा जाए तो नीतीश युग का अब समाप्त होने वाला है बिहार से। जी हाँ, नीतीश युग का समाप्त होने वाला है। अब वो राज्यसभा जा सकते हैं। कहा जाए तो ढलान पर है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद से अगर वे इस्तीफा दे देते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं, तो शायद ही वे दोबारा लौट करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ सके। अब यहाँ से शुरुआत होगी बीजेपी की अपनी खुद की मुख्यमंत्री की। जी हाँ, अब बीजेपी का खुद का अपना CM होगा। बीजेपी के किसी भी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके अब बिहार को चलाएंगे। अब वहीं पर एक और खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर बीजेपी के पास जाती है, तो वहीं पर डिप्टी CM की कुर्सी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को दी जा सकती है। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर साफ उल्टा, जहाँ पर अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और बीजेपी से उप मुख्यमंत्री है, तो वहीं पर यह हो सकता है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो यहाँ पर राजनीति सीधे 360 डिग्री घूमने की संभावना देखी जा रही है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया गया था कि निशांत कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन के साथ राजनीति में पदार्पण कर सकते हैं। वहीं पर JDU के सीनियर लीडर श्रवण कुमार ने मंगलवार को कहा कि निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश की पुष्टि हो गई है और पार्टी जल्द ही औपचारिक घोषणा करेगी। वहीं पर होली के अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के राजनीति तेज है। जी हां, राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के सर्वोच्च पद से इस्तीफा दे सकते हैं। JDU प्रमुख नीतीश कुमार संसद के उच्च सदन के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और सूत्रों ने पुष्टि की है कि राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जारी नहीं रखेंगे। इस घटनाक्रम ने इस बात को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और नई राजनीतिक व्यवस्था में उनके बेटे निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी। सूत्रों ने बताया है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि JDU या फिर NDA गठबंधन की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पर नीतीश कुमार के करीबी नेता
निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में नाटकीय प्रवेश का संकेत दे दिया है। इस अटकल को और बल देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली से पटना पहुंचे और फिर नीतीश कुमार के साथ एक लंबी बंद कमरे में बैठक की, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उनके भी दिल्ली से पटना पहुंचने की खबर है। वहीं पर बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट को लेकर की जटिल इधर बीजेपी अपने सभी विधायकों को पटना भी बुला लिया है, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि कल ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के कोई नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पद पर काबिज हो सकते हैं। अब बीजेपी से कौन काबिज होंगे? क्या सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय या फिर दिलीप जायसवाल, या फिर कौन होगा जो बीजेपी से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, ये बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के लाडले तेजस्वी यादव हैं और ये अपनी बेटी कात्यायनी के साथ होली खेलते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव है तो लालू प्रसाद यादव के बेटे और आप हमेशा उनको गंभीर मुद्रा में देखे होंगे, लेकिन आज तेजस्वी यादव अपने परिवार और अपनी बेटी के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब कहा जाता है कि इंसान कितना कठोर हो जाए और कितने भी बड़े ऊंचे पद पर बैठ जाए, राजा महाराजा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जब वो परिवार के सामने में आते हैं, जब अपने बच्चे के सामने में आते हैं, तो फिर वे बिल्कुल भी घराना माहौल में ढल जाते हैं और वो सब कुछ भूल जाते हैं कि वे क्या है नहीं है। ऐसे ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का वायरल हो रहा है। अपनी बेटी कात्यायनी के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ चूल्हे पर मटन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार की सियासी फिजाओं में इस बार होली का खुमार कुछ अलग ही रंग बिखेर रहा है। जहां पर आमतौर पर बिहार की राजनीति तल्खियों और फिर बयानों की जंग में उलझी रहती है, वहीं पर इस बार होली के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बिल्कुल भी जुदा मंजर सामने आया है। एक तरफ जहां पर उनके मटन पकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल सेंसेशन बना हुआ है, तो वहीं पर दूसरी तरफ उनकी बेटी कात्यायनी के साथ उनकी तस्वीरें किसी भी कट्टर विरोधी का भी दिल जीतने के लिए काफ़ी है। सोशल मीडिया पर तैर रहे तेजस्वी यादव के इस वीडियो ने हर किसी का ध्यान खींचा है, जिसमें तेजस्वी यादव बड़े से हंडे में तल्लीन होकर के प्याज चला रहे हैं। एक बड़े नेता के हाथ में जब कल छोल हो तो ये नज़ारा किसी आम जनता के लिए कसमकस से कम नहीं होता है। लेकिन इस बार ये अपनत्व का रंग पूरे बिहार में चर्चा का विषय है। जहाँ सियासत के मैदान से इतर एक पिता की अपने नन्हे बच्चे और फिर साथ होली की तस्वीरें वाकई दिलकश है। जब एक पिता की अपने नन्हे बच्चे के साथ होली की तस्वीरें वाकई दिलकश है। जब बेटी कात्यायनी को गुलाल लगाने का अंदाज, उनके चेहरे की मासूम मुस्कान और तेजस्वी यादव का दुलार, ये सब दिखा रहा है कि सत्ता की भागदौड़ के बीच भी रिश्तों की मिठास महफूज है। जब ये लम्हे उन तमाम सियासी लकीरों को धुंधला कर देते हैं जो अक्सर जनता और फिर नेता के बीच एक दीवार बन करके खड़ी रहती है। होली के पावन पर्व पर तेजस्वी यादव ने सिर्फ रंग नहीं बल्कि एक गहरा पैगाम भी दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साफ शब्दों में कहा कि इंसानियत का रंग सबसे गहरा होता है। आज जब हम एक दूसरे को गुलाल लगाएं तो फिर दिलों की दूरियां और मन के मैल भी धो डालें, या नफरत की हर रेखा को प्रेम के रंग से भर दें। तेजस्वी यादव के इस अमन चैन वाले आह्वान को लोग उनकी बदली हुई सियासी शैली के तौर पर देख रहे हैं। जो होली का ये जश्न सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए मिजाज की दस्तक भी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।